चलिए तो आज फिर कोई क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। Find the capacitance of the infinite ladder shown in figure. ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। ये सी 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 तो हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस इसका निकालने का है, ठीक है। इस लैडर का, जिसमें लैडर में क्या हुआ है, हर जगह कैपेसिटेंस सी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका कैपेसिटर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग को देखने का है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाए कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा क्या हो रहा है कि रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे ये है वैसे ही ये भी है, फिर उसी तरह ये भी है, ये भी इस तरह करते जा रहा है। ये दोनों कैसे देखा जाए, ये दोनों ऐसे है, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, ऐसे करते करते ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो जो पूरा कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लीजिए C1 होता है, तो इन्फिनाइट है वो, तो इन्फिनाइट में मान लीजिए एक निकल भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत का बात तो नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, देखते हैं। ए बी, ये सी हो गया यहाँ, ये भी सी हो गया यहाँ। अब देखिए ये जो पूरा चीज है वो रेप्लिकेट करते जा रहा है, तो रेप्लिकेट करते जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग पूरा एक लिख देते हैं C1, और ये C तो पहले ही से था। C1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यार मान लीजिए कि यहाँ से पूरा लीजिए चाहे यहाँ से पूरा लीजिए, वो C1 ही होगा, तो इसको हम लोग पूरा C1 लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है कि इनफाइनाइट जो लैडर है उसका कैपेसिटेंस हमको निकालने का है। तो उसके लिए इसको पूरा लें चाहे इसको पूरा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी वैल्यू C1 ही आएगा, कहीं कि इनफाइनाइट है ये। तो ये पूरा चीज़ यहाँ से इनफाइनाइट तक को हम लोग ले लिया, यहाँ पे C1 ले लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लिख देते हैं, इसको कर देते हैं PQ, और लिखते हैं हम लोग हेयर द लैडर after P and Q is, here the latter after P and Q, इसको कैपेसिटेंस लिख देते हैं। Here the
वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर P एंड Q इज C1। ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग क्या ले लिए हैं, C1 ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग C1 विच इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, नाउ इसको नाम दे देते हैं A B C। नाउ कैपेसिटर A एंड B इज इन सीरीज। क्या है वो, सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C1। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है CC1/C प्लस C1। समझ में आ रहा है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये दोनों को मिला के हम कर लिए। नाउ the C equivalent and इसको ABC दे देते हैं, EFG दे देते हैं, EFG है कि C फिर मिल जाता है। तो E and F is in series. Now the C equivalent and C capacitor are in parallel. So C1 is equal to, so total capacitance C1 is equal to C plus C equivalent, C plus CC1, C plus CC1 by C plus CC1 by C plus C1। ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसको देखिए अच्छा से। टोटल कैपेसिटेंस को हम लोग क्या माने हैं, C1 माने हैं ना, उसी को ना यहाँ पे भी C1 मान लिए हम लोग। तो ये टोटल कैपेसिटेंस C1 हो गया, और ये जो C1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये C इक्विवेलेंट निकाले हैं ये दोनों को मिला के, और ये वाला दोनों जो कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाता है। तो C प्लस C इक्विवेलेंट जो निकाले थे, तो ये आया आपका। यानी कि मेरे पास है C1 इज इक्वल टू C प्लस CC1 बाई C प्लस C1। C1 1 माइनस C बाई, इसको ऐसे करते हैं, रुकिए, C1 C प्लस इसको करते हैं, C1 को हमको क्या करने का है, एकदम अलग कर देने का है। ठीक है, तो चलिए इसको हमको ये करना ही पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। C1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C प्लस C1 प्लस CC1 बाई C प्लस C1, और ये क्या हो जाएगा CC1 प्लस C1 स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस CC1 प्लस CC1, ऐसा हो गया। CC1 कट गया, तो क्या बच गया, C1 स्क्वायर माइनस CC1 माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू निकालने का है। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे C1 स्क्वायर माइनस
C1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे A के जगह पे 1, B के जगह पे माइनस सी होगा ना, और C के जगह पे माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। ठीक है, ये D इज इक्वल टू कितना आया, 5C स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको अल्फा बीटा जो निकालते हैं माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 5C स्क्वायर बाई माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, ये प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, बाई 2, तो ये कितना हो गया, C प्लस माइनस रूट 5C बाई 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू सी। अच्छा, अल्फा बीटा का ये वैल्यू आया। अच्छा, 1 माइनस रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होगा, तो माइनस में लेंगे तो माइनस में तो आ जाएगा वैल्यू, तो ये माइनस वाला तो वैल्यू हो नहीं सकता है इसका, इसीलिए कैपेसिटेंस C1, इसको हम लोग लिख लेते हैं, since the value of capacitance cannot be negative, इसीलिए C1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5C बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए। इसको उतारिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए parallel plate capacitor of capacitance C is filled with three dielectric dielectrics slabs of identical size, as shown in figure, if the dielectric constant of the three slabs are K1, K2 and K3, K1, K2 and K3, find the new capacitance. ठीक है, K1, K2 और K3। A,
बी। क्या करना है इसमें, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है, ठीक है। इस फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ आइडेंटिकल साइज एज शोन इन फिगर, ठीक है। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द 3 स्लैब्स आर K1, K2 एंड K3, ठीक है। 3 मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक का, K1, K2 और K3, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, अब इसका न्यू कैपेसिटेंस निकालने का है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका मान लीजिए जो एरिया है इस कैपेसिटर का स्टार्टिंग में, वो एरिया 3 भाग में बट रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखते हैं ना। तो ये D लेंथ है वो नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या है, एरिया, मतलब घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब डिवाइड क्या हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है, और 3 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए कि ये अभी नहीं होता, ये K1, K2, K3 नहीं होता, और इसको 3 भाग में डिवाइड करते तो ये A/3 हो जाता पूरा एरिया, अंदर से ऐसे करके पूरा एरिया A/3, A/3 और A/3। तो उसका यदि हम कैपेसिटेंस का वैल्यू लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A/3 यानी कि A/3D होता कि नहीं होता। यदि सिर्फ इसका और इसका प्लेट का लेते हैं, जो A/3 एरिया है, फिर A/3 है, फिर A/3 है, तो उसका क्या हो जाता, एप्सिलॉन नॉट A/3D ये हो जाता। अब यानी कि जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, पहले जो C था अब क्या हो गया C/3, यानी कि पहले जो एप्सिलॉन नॉट A/D था, एप्सिलॉन नॉट A/D/3 हो गया, यानी कि C/3 हो गया ये। यानी कि इसका कैपेसिटेंस C/3, 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 तीनों जोड़कर क्या बना, C। समझ में आ रहा है बात। तो ये C/3, C/3 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हम लोग ये C/3 तो हो गया, अब क्या है कि हम लोग इसमें मटेरियल डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक वाला K1, K2 और K3। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू, यदि कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो उससे उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि KC0 हो जाता था। समझ में आ रहा है बात। यानी कि ये C/3 है तो ये क्या हो जाता, KC/3। यदि K1 है इसमें तो K1C/3। समझ में आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा K2C/3, और इसका क्या हो जाएगा K3C/3। समझ में आ रहा है बात। यानी कि इसमें हम लोग अब लिखते चलते हैं, ठीक है। अब इतना जी समझ में आया। देखो, when there is no dielectric and plate area is divided into 3 equal parts, then capacitance of plate area A/3 will be C/3, ठीक है। Now when dielectric of dielectric constant K is kept in between, then capacitance
C इज इक्वल टू के सी बाई 3। सो सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी बाई 3। इसीलिए टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K1 C बाई 3 प्लस K2 C बाई 3 प्लस K3 C बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, C बाई 3 K1 प्लस K2 और प्लस K3 टोटल कैपेसिटेंस। ये टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा। चलिए कुछ थ्योरी पार्ट है, कुछ इसको कंप्लीट किया जाए आज। हाँ, टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले लिखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, इसको हम लोग P बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते थे, वेक्टर P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू E नॉट प्लस वेक्टर EP। इसको EP भी हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP। इसमें हम लिख देते हैं वेयर P इज द पोलराइजेशन। और यहां पे क्या है, वेयर E नॉट इज द फील्ड ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज। ओरिजिनल चार्ज जो पहले जो था वही है ये। अब वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस वेक्टर P बाई एप्सिलॉन नॉट। काहे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, घटाता है ना, तो ये नेगेटिव में होता है आपका, तो इसको माइनस वेक्टर P बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब हम लोग लिखते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E प्लस वेक्टर P इज इक्वल टू E नॉट। ठीक है, अच्छा ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है, कैसे लिखते जा रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दिए और ये P जो यहाँ बचा उसको इधर कर दिए। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा E नॉट। ठीक है, इसको एक स्टेप और कर दें। वेक्टर E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E नॉट माइनस वेक्टर P। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E नॉट माइनस वेक्टर P। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E प्लस वेक्टर P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E नॉट। इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E प्लस वेक्टर P इंटू ds
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई नॉट इंटू वेक्टर डी एस। और सर डी एस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है ना एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को क्या कहेंगे, वेक्टर डी इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू, ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। और ये जो है आपका वेक्टर ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था ना, चार्ज इनक्लोज यानी फ्री चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू फ्री चार्ज। यानी कि ऐसा इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू फ्री चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई कौन सा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइजेशन इफेक्ट जो आपका होता है वो, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, जब जोड़ देंगे तब ये जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। इसमें हम लोग लिख देते हैं वेयर वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक टर्म है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ये फ्री चार्ज क्यों आया आपको बताएं, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्री वाला चार्ज होगा क्या कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खाली बोल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, क्यू फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू ई नॉट क्या होगा, फ्री चार्ज जो होता है क्यू फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू फ्री इसका लिख दिया। ठीक है, इसको यहां तक देखिए। उसके बाद जो हम लोग को करने का है, हाँ एक टर्म हम लोग खाली और इसमें लेंगे, केस लेंगे, इसको यहां तक लिखना है। यहां पे लिखना है व्हेन देयर इज नो पोलराइजेशन, when there is no polarization वेक्टर P इज इक्वल टू 0, इसीलिए वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E नॉट। ठीक है, वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E नॉट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया है। आज टाइम मिलेगा तो हम लोग फिजिक्स में कोरोना भी पढ़ेंगे। कोरोना तो अभी चल भी रहा है, आज हम लोग को कोरोना पढ़ना भी है। ठीक है, तो टाइम मिलता है तो हम लोग आज कोरोना को देखेंगे कि कोरोना क्या होता है। कोरोना कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है हम लोग का, पढ़ाई में भी कोरोना घुस गया। तो चलिए लिखते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge placed in an infinite dielectric। ठीक है, इसको पढ़ाने का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक। इसको हम लोग को देखते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन हम तो इनफाइनाइट बना नहीं सकते हैं, और ये जो है मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है,
ये मतलब कैविटी है, ठीक है। कैविटी मतलब छेद है बीच में, और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यू चार्ज को रख दिए हैं। तो हम लोग जो गॉस लॉ इसमें लगाना सीखे थे ना, के वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, वो वाला यहाँ पे लगाने का है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग करते हैं कि हमको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो इक्वेशन लगाएंगे, चलिए पहले लिख देते हैं यहाँ पे, हेयर द इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक contains a cavity in which a charge Q is placed। चार्ज को क्या किया हम लोग, Q को प्लेस कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद नाउ अप्लाइंग the Gauss law in the changed version which we have studied, ठीक है। तो वो क्या पढ़े थे हम लोग, k वेक्टर e इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, यही वाला चार्ज है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको फ्री चार्ज भी हम लोग कह रहे थे। चलिए फ्री चार्ज वही प्लस Q हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग करते हैं, तो देखिए K तो बाहर निकला और E जो है आपका वो कांस्टेंट है पूरे के पूरे स्फीयर में, ठीक है। ये मान लिया कि यहाँ से कितना R डिस्टेंस है ना, हाँ R डिस्टेंस पे ये क्या है आपका, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और इसका जो एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हुआ कि नहीं हुआ, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू K। समझ में आ रहा है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू K, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। अब क्या है कि इसमें देखा जाए सही से तो टोटल चार्ज इनक्लोज जो है वो Q नहीं है। यदि टोटल चार्ज यहाँ पे Q इनक्लोज लेते हैं तो यहाँ पे K का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर रहे होते। टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो अभी हम निकाल के बताएंगे कितना है, ठीक है। देखिए टोटल चार्ज क्या होगा, देखिए ये तो प्लस Q चार्ज हो गया, टोटल चार्ज जो हो गया इक्वल टू प्लस Q तो हो गया। अच्छा ये मटेरियल K वाला है तो इसके कारण क्या होगा, एक चार्ज नेगेटिव इधर आते जाएगा और ये जो इंड्यूस चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक में देखे थे जो इंड्यूस चार्ज होता था उसका वैल्यू होता था Q 1 माइनस 1 बाई K, याद है ना। जो इंड्यूस चार्ज होता था डाइलेक्ट्रिक में वो Q 1 माइनस 1 बाई K। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q 1 माइनस 1 बाई K, यानी कि माइनस Q 1 माइनस 1 बाई K। ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी।
तो ये टोटल चार्ज क्या हो गया, Q माइनस Q प्लस Q बाई के। तो ये क्या आ गया, Q बाई के, यानी कि टोटल चार्ज जो था, टोटल चार्ज का वैल्यू है वो Q बाई के है, Q बाई Q नहीं है। ये इसीलिए यहाँ पे Q फ्री लिखे थे, तो सिर्फ इसके Q के बारे में लिखे थे क्योंकि यहाँ पे K मल्टीप्लाई किए थे। यदि यहाँ पे K मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये टोटल चार्ज Q इनक्लोज वाला हो जाता, तब हमको Q बाई के लिखना पड़ता। और यही देखिए Q बाई के लास्ट में आ गया है आपका। समझ में आ रहा है बात? तो टोटल चार्ज यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा Q बाई के हुआ, जो नेगेटिव फॉर्म में है आपका, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आया, Q बाई के, सॉरी इसका वैल्यू कितना है, माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। फिर टोटल चार्ज अब निकालेंगे तब Q बाई के आ गया, ठीक है। इसको उतारिए, एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक, तो हम लोग इसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटर में लिखते हैं एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। Here the capacitor is filled with dielectric of dielectric constant K। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 K C0 V स्क्वायर। तो हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू 1/2 K C0 का एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V का स्क्वायर। अब हम लोग इसको एनर्जी, ये आपका हो गया, इसको U से डिनोट करते हैं। तो हम लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U बाई AD, जो डाइलेक्ट्रिक का है वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर बाई AD। A कट गया, तो ये क्या आ गया 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V बाई D का होल स्क्वायर। तो 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर मान लीजिए कि उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो वो जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो एनर्जी पर वॉल्यूम जो है उसका वैल्यू हमको निकालने का है। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पहले निकाल दिए 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। और 1/2 CV स्क्वायर निकालने के बाद उससे क्या किए, ये जो कैपेसिटर है उसमें K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भरा हुआ है, तो KC0 वो हो गया उसका वैल्यू। और अब C0 का वैल्यू को पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, उससे U का वैल्यू निकला और उससे हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए इसको उतारिएगा, उसके बाद हम लोग
आगे आएंगे और टॉपिक है हम लोग का अब कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना आ गया, कोरोना हम लोग का कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लिखिए इसको टॉपिक, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें हम Q1 देते हैं और इसमें Q2 देते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं लेट देयर इज टू मटीरियल in which charge Q1 and Q2 is given to it। ठीक है, Q1 Q2 दे देते हैं। अच्छा, when the material is connected to each other, the potential of the two material become सेम। पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो हम लोग अब लिखेंगे इसमें गिवन टू इट्स सरफेस, ऐसे लिख लीजिए इसको। सपोज द मटेरियल विथ charge Q1 is of surface area A1 and material with charge Q2 is of surface area A2। Then charge per unit area is sigma 1 is equal to Q1 by A1 and sigma 2 is equal to Q2 by A2। Q2 by A2। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सिंस द पोटेंशियल इज सेम ऑफ बोथ मटेरियल, देयरफॉर द पोटेंशियल will be sigma 1 by 4 pi epsilon naught R1। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, इसको यहां तक लिखिएगा। इसको ऐसे लिखिए, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखिए। सिग्मा हम लोग बाद में बनाएंगे, इसको पहले इसको लिखते हैं। चार्ज Q1 है तो
तो हम लोग लिख देते हैं पोटेंशियल इसको रहने देते हैं, ये भी लाइन छोड़ देते हैं। यहां से लिखिएगा इसको। इसके बाद जो पॉइंट बनाए हैं उसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है उसको मिटा दीजिएगा। सिंस द पोटेंशियल ऑफ मटेरियल वन इज Q1 by 4 pi epsilon naught R1 and material 2 या body 1 body 2 लिखते हैं, body 1 and body 2 is Q2 by 4 pi epsilon naught R2, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं since the potential is same therefore Q1 by 4 pi epsilon naught R1 is equal to Q2 by 4 pi epsilon naught R2, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया तो Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। तो Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, अच्छा 4 पाई नहीं काटेंगे हम लोग, क्या काटते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट काटते हैं। अभी 4 पाई का काम आने वाला है, इसीलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो एप्सिलॉन नॉट काट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई R1 और 4 पाई R2, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, तो इसको भी R1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, और ये Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, तो इसको R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया पे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2, ठीक है। ये बात समझ में आ गया है। इसके अगले पॉइंट में लिखेंगे अब इस ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया is inversely proportional to the radius of the sphere। इसको यहाँ तक लिखिए, फिर एक दो पॉइंट है उसको हम अभी और लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इजकल टू R2 बाई R1। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, पर यूनिट एरिया वाला। तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो रेडियस के, क्या कि सिग्मा 1 है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R1। मिटा रहे हैं इसको। सिंस चार्ज डेंसिटी sigma is inversely proportional to its radius, ठीक है। means if radius decreases
चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंक्रीजेस, ऐसा हो जाएगा। नाउ if there is an isolated sphere है, एक स्फीयर है, and it contains its area is not uniform or flat, but at some point it's pointed, then the radius is nearly equal to 0 at this pointed, दिस शार्प हम लोग लिख देते हैं, पॉइंटेड नहीं, शार्प, एट दिस शार्प पॉइंट, एंड इट्स डेंसिटी ऑफ चार्ज increases too much at that point। फिर लिखते हैं हम लोग, दिस हाई डेंसिटी चार्ज creates very high electric field near the air, high electric field in the air near the sharp point, and it goes to dielectric breakdown of the air, and air becomes conducting। एयर को क्या करता है, वो उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करता है। एयर को भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक जैसा माने, तो उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण वो जो पॉइंट जो था छोटा छोटा, जिसका बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला चार्ज था, वो क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देगा उस बगल के एयर को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं, then the high density charge, then the charge from high density point flows from material, from body to air, and it produces spark which glows with light, and this phenomenon is called as कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज होगा, तो उससे क्या होता है
कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एयर को देगा तो उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एयर का। तो उससे क्या होगा, जो हाई डेंसिटी वाला जो पॉइंट है चार्ज वाला, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो वो चार्ज क्या करेगा, उस एयर में फ्लो करेगा, और वही जो चार्ज फ्लो करेगा तो उससे लाइट निकलेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपका लगभग खत्म हो गया कैपेसिटर। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग अभी और करने वाले हैं, इसको उतार लीजिएगा।